अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डिबेट का सिलसिला जारी है। आपने 8 से 9 ये डिबेट देखी और आप 10 से 11 भी आप ये डिबेट देखेंगे कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के मसाइल किस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं। 8 से 9 भी हमारे माहिरीन आपके सामने कुछ तजावीज़, कुछ खदशात रख रहे थे। क्यों फवाद, डॉक्टर अब्बास सुलैरी साहब सर सुलैरी साहब से मैं जो 8 से 9 का हमारा प्रोग्राम था उसमें मैं जो टाइम था उसमें एक सवाल छोड़ के गया था। सुलैरी साहब, इस्लामाबाद के बाबू क्या ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होते जिस वक्त पॉलिसी साजी हो रही होती है या जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराने की, तो क्या इस बात को हम जहन में रखते हैं कि हमारे पास काश्तकार छोटी जो है वो अराजी वाला भी है जिसके पास 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ है। क्या जिस तरह से हैदर जमान साहब जैसा बड़ा काश्तकार अगर ये कहता है कि मैं ड्रोन रेंट पे लेता हूँ, तो क्या पॉलिसी बनाते वक्त हम ये सोचते हैं कि वो इक्विपमेंट, वो तमाम चीज़ें भी उसको फराम की जाए। फिर बीज की बात आ गई, कार्टिलाइजेशन के ऊपर फिर बाद में ज़रा हम बात करते हैं सर, लेकिन पॉलिसी के हवाले से ठंडे कमरे में बैठा जो हमारे जैसा बाबू है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका अकेला नाम नहीं लिया, हम सब भी उसमें शामिल हो जाएं, वो वाकिफ़ होता है कि ज़मीन पे कितनी गर्मी लगती है। जी शुक्रिया फवाद। पहले तो जो पिछले सेगमेंट में जीरक मौसम भट्टी रिसर्च साहब ने जो बात एनालिस्ट की हैं और हकाइक बेस्ड उसकी मैं तायद करता हूँ कि मौसम भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि सब्सिडी जो है और इवन जो स्पोर्ट प्राइस है वो मिसयूज होती है। वो यानी मैं स्पोर्ट प्राइस जो है इसको डबल करने के हक में हूँ अगर वो मेरी दही गुर्बत को खत्म कर दे। अगर वो मेरी दही गुर्बत भी खत्म नहीं होती उससे और मेरा जो शहरी कंज्यूमर है उसको भी ज्यादा कीमत पे करनी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि वो जो स्पोर्ट प्राइस है, सब्सिडी है, वो कहीं पे इंटरमीडिएट के पास जाकर रह जाती है, आड़तियों के पास जो रह जाती है, या वो फ्लोर मिल जो है वो उसका फायदा उठा रहे होते हैं। ना उसका फायदा काश्तकार को मिलता है, ना उसका फायदा कंज्यूमर को मिलता है। जो आपने पॉलिसी की बात की, देखिए पॉलिसी साजी में जैसा कि मैंने पिछले सेगमेंट पे भी कहा था कि ये प्योरली सूबाई मैंडेट है। वफाक जो है, वफाक इस पे गाइडलाइन तो दे सकती है, लेकिन हर सूबे ने अपने जमीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी जो है ज़राअत की वो खुद तैयार करनी है। लेकिन जो उसमें भी हमें प्रॉब्लम नजर आता है। आपके 3-4 पिलर है। एक है ज़राई यूनिवर्सिटियाँ, एक है आपके एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, एक है आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो सड़कों पे लिखता है कि गंदम की काश्त फलां हफ्ते तक कर लें या गंदम की कटाई फलां महीने तक कर लें, और चौथा है प्राइवेट सेक्टर जो कि आपको ये सारा टेक्नोलॉजी इनपुट्स दे रहा है जिसमें केमिकल्स और सीड इंडस्ट्री वगैरह शामिल है। अब ये चारों जो है, इन चारों की कोई सिमत आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करती। जो चीज़ हमें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है उस पर रिसर्च नहीं होती, जिस पे रिसर्च होती है उसका एक्सटेंशन वर्कर को नहीं पता, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही एक अलग टेंजेंट पे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से चल रहा होता है। तो एक तो हर सूबे को कम से कम इन 4 प्लेयर्स को एक जो है लेके आना चाहिए एक सिमत में कि जी पाकिस्तान में अगर आप एक सब्ज इनकलाब लेके आना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ज़राअत में खुद कफील बनाना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी श्योर करना चाहते हैं, तो ये चारों आपस में सर जोड़ के बैठे पूरे साल का एक प्लान करें। और उसके बाद वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी हो सकती है वो ये है कि वो तमाम सूबों के जो प्लान्स है, प्रोविंशियल प्लान्स, उनको कहीं पे वो ला के उनकी जो है सिंक्रोनाइजेशन करे और उसके मुताबिक जो है रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, एक सूबा दूसरे सूबे से क्या सीख सकता है, उन चीज़ों की तरफ जो है वो बात हो। जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खौफजदा होकर नहीं बैठ सकते कि ये छोटा जो काश्तकार है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। और उसकी मिसाल जो है मैं डिश एंटीना की दिया करता हूँ। मैं और नसरुल्लाह मलिक साहब उस जनरेशन से हैं जब सैटेलाइट एंटीनास आए थे तो स्टेटस सिंबल थे। तो सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, सिर्फ उन्हीं के घरों पे या उन्हीं के एस्टेब्लिशमेंट पे सैटेलाइट एंटीना होता था। और उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इतना रेप्लिकेट किया कि चंद ही सालों में हर ढाबे पे, हर सड़क पे आपको छोटा सा डिश एंटीना जो है वो नजर आता था। यही हाल इस वक्त आपके सोलर पैनल्स का है। आप पंजाब में देहातों में चले जाएं, लोगों ने अपनी मोबाइल ट्रॉलियों पे एक सोलर पैनल जो है वो लगा रखा है। कभी उसको वो पीटर इंजन पे चला लेते हैं, कभी उसको वो घर पे ले जाते हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज से खौफजदा नहीं कि मेरा काश्तकार जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत महंगी है या अफोर्ड नहीं कर पाएगा। टेक्नोलॉजी जो रेप्लिकेट होगी ये सस्ती भी होगी और इसका इस्तेमाल जो है वो इंडिजिनस होता चला जाएगा। आज ड्रोन इसलिए रेंट पे लेना पड़ रहा है कि हमारे पास सिविल ड्रोन यूज की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। हम ऑलरेडी इस पे
सिविल एविएशन के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है इस वक्त कोई भी ड्रोन जो इस्तेमाल होता है वो गैर कानूनी है, खा वो शादी ब्याह में इस्तेमाल हो रहा है या वो वैशी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इस वक्त एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, SIFC भी इस पे काम कर रही है कि एक पॉलिसी आ जाए ताकि एक जब सिविलियन यूज में इसकी पॉलिसी आ जाएगी तो आप देखेंगे कि ड्रोन रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे और उसका एक सेफ इस्तेमाल जो चल पड़ेगा। जो हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग थी वो तो एक स्कैंडलाइज लफ्ज बन गया, जो 1990 के स्कैंडल आए थे उस पर। लेकिन इस वक्त हमें एक कोलैबोरेटिव फार्मिंग की तरफ जाना होगा। मैं अगर हमारे पास और स्पेशली अपर पंजाब में छोटे रकबे हैं तो कैसे हम उसको मिला सकते हैं आपस में 4-5 जो फार्मर्स हैं और हम एक ड्रोन का जो है वो इस्तेमाल कर सकें, तो आई एम श्योर कि इससे शाई हुए होने की बजाय या इससे घबराने की बजाय इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर इसका यही है। उसके बाद अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारे जो कंपेटिटर स्पेशली जिन ममालिक के साथ हम एक्सपोर्ट में कंपटीशन है उनके साथ हमारा बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं होगा फिर ज़रात। ठीक है शमस इस्लाम साहब, अभी ये बात हो रही थी, मोहसिन भट्टी साहब ने बात की कि जी माफियाज हैं, मार्केट माफियाज हैं, वो प्राइस पे भी कंट्रोल करते हैं। एक काश्तकार को उसकी अपनी असल कीमत नहीं मिलती, महंगी उसे इनपुट्स मिलती हैं, लेकिन जब अपनी इजलास बेचने जाता है तो इन माफियाज का शिकार हो जाता है। ब्लेम गेम तो ये चलती रहती है। आप समझते हैं कि इन माफियाज को भी तोड़ा जा सकता है, जो काश्तकार है उसको एक्चुअल प्राइस मिल सके ताकि जो उसकी काश्त है उसके अखराजात हैं वो पूरे हो सके, वो भी अपने लिए बच्चों की रोटी कमा सके। जी बिल्कुल, देखें माफियाज रेंट सीकर्स उस वक्त बनते हैं जब हुकूमत अमल दखल ज़्यादा करती है कारोबार में, ज़रात में या किसी भी चीज़ में। ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं जब आप इसको सिस्टम को आज़ाद करते हो। बात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके ऊपर कि जी 4 क्रॉप जो किसान की फसल की कीमत देनी है। 4 क्रॉप लगाने से पाकिस्तान का एक नुकसान तो ये हो रहा है कि आपकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो ज़्यादा खाद डाल डाल के ख़त्म होती जा रही है। जब आप उसको डाइवर्सिफाई करते हो क्रॉप को तो उसके अंदर अमोनिया और दूसरी चीज़ों की जो इसकी ज़रूरत होती है मिनरल्स की और उसकी वो बढ़ जाती हैं। लेग्यूम्स दालों की काश्त से आपकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, लेकिन आप खाद डाल डाल के अपनी गंदम तो उगा लेते हो, चावल तो उगा लेते हो, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि दूसरी क्रॉप्स आप क्या, आपने 4 क्रॉप पे MSP रखी, कॉटन में लास्ट ईयर अनाउंस की, लेकिन कॉटन वाले को आपने ना उसकी MSP पे प्राइस पे उसको दी और दूसरा कॉटन लगाने वाले की क्रॉप डैमेज भी हुई मौसम की वजह से, तो ये नुकसान हुआ उसको। आपके पास 2 चीजें जो है जो आपकी एग्रीकल्चर को गारंटी करती हैं, वो एक तो ये है कि आपको पानी चाहिए, दूसरा आपको चाहिए खाद, और आपके पास ना गैस है ना आपके पास पानी के अब वो जराए हैं, क्योंकि इंडिया आपके तरफ जितनी तरफ जो डैम बना रहा है रिवर्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी उसकी वायलेशन करके, तो वो फ्लो वहां से भी बंद हो जाएगा। साथ ही आप देखें कि आपका अफगानिस्तान में भी काम शुरू हो गया है। आपको इसमें रहते हुए पाकिस्तान एक क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंट्री बनने जा रहा है और गैस की शॉर्टेज है जिससे आपकी खाद बनती है, तो आपको वो फसलें उगानी है जहां खादें कम से कम इस्तेमाल हो, जहां पानी कम से कम इस्तेमाल हो। गंदम अगर आप इंपोर्ट आज भी कर रहे हो इतनी बड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के, और जो बुनियादी वजह बनी है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो 30% पे इस वक्त आया हुआ है, या इससे पहले जब देखा बहुत ऊपर गया, वो बुनियादी वजह के स्टेपल की जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो उसमें आपके बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन किसान जो गरीब छोटा है उसको फायदा नहीं हुआ। आप वो अगर गंदम उगाएगा 4000 रुपये मन पे आप उससे खरीद लोगे, आपका डर जो सर्कुलर डेट है कमोडिटी ऑपरेशन का भी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 630 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो चुका है इस गंदम के ऊपर सब्सिडी देने का। ये सब्सिडी जो MSP की वजह से आपकी जा रही है फ्लावर मिलर्स को जा रही है। किसान से आप 4000 रुपये में लेते हो, फ्लावर मिलर को सस्ता दे देते हो और पूरा साल उसको आप ऐसा देते हो कि सारिफ को आटा महंगा देते हैं। ये पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। आबिद सुलेरी साहब समझदार आदमी हैं, अच्छे हैं, उनको पता है कि ये जो मार्केट का सिस्टम जिस तरह से हमने बनाया है ये 60s मॉडल ये फेल हो चुका है, नए रिवैम्पिंग की जरूरत है। उन्होंने मुख्तसर बात करके आगे बढ़ गए थे कि रिवैम्पिंग की जरूरत है। रिवैम्पिंग यही तो है कि आप MSP को खत्म करें और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस लगाएं, क्योंकि आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो ऐसा नहीं हो कि प्याज आप ज्यादा एक्सपोर्ट करके आज आपका प्याज और गंडे खाने नहीं मिलते, वो वाली पोजीशन पे ले आए
हैं कि आपका 300 रुपए किलो प्याज हो गई। आप अगर ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर देते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। आप मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाओ जो लोकल मार्केट से ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपको लोकल प्राइसेस स्टेबल हो। राइस के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कंसल्टेशन की, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और उसकी वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो पिछले 1 साल तक चेंज नहीं हुई थी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट की वैल्यू वाइज आप देखो तो मैसिव इंक्रीज, 100% से ज्यादा उसमें इंक्रीज हुआ। आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। चावल वाहिद चीज है, इस मिसाल से आप समझ लें कि जिसमें अंदर हुकूमत की कोई इंटरवेंशन नहीं है, एमएसपी नहीं है उसके अंदर, वहां हुकूमत धान नहीं खरीदती लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखी हुई है ताकि चावल सस्ता बाहर ना चला जाए, चावल स्मगल हो ना हो जाए, उसको रोकना होगा। बॉर्डर पे कंट्रोल करने पड़ेंगे। ईरान और आपका अफगानिस्तान जो चावल जाता है वो मिस डिक्लेयर्ड है, बासमती वहां खाया जाता है और आपकी जो डॉक्यूमेंट पे दिखाते हैं कि जी वो ईरी नॉन बासमती जा रहा है आधी वैल्यू पे। तो इस सिस्टम में जो एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसको मिलकर इंप्रूव करना है, लेकिन आपको जो गाइड करते हो, जो डिक्टेट करते हो, इसको खत्म करना पड़ेगा। आपको मार्केट को ग्रो करना। आप अगर किसान आपका कैनोला लगाता है या उसपे सोयाबीन पे जाता है तो उसको उसकी प्राइस ज्यादा मिलेगी। आज मस्टर्ड सीड आपका उगा रहा है उसको प्राइस 6000 की मिल रही है। आपका तुख्म बलंगा जो है, जो एक पानी चाहिए उसको, वो आज इंडिया तक को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फार ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हो। $6000-7000 पर टन की क्रॉप है। तुख्म बलंगा है आपके पास ये फेनल सीड है, आपके पास जीरा है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो हाई वैल्यू है, जिनको आप माइनर क्रॉप कह के साइड में रख के बैठे हो, क्योंकि उन माइनर क्रॉप्स को जो किसान ऐसे एरियाज में जहां पानी नहीं आता, नहर का पानी, जैसे आपके जेलम चकवाल की साइड को देख लें, वहां किसान के पास बारिश के अलावा कोई और जरिया नहीं है। वहां अगर पीनट की क्रॉप को ग्रो करता है और मस्टर्ड सीड को ग्रो करता है या दूसरे वो उस पोटोहार के रीजन में सोयाबीन ग्रो करता है तो आपको उसको पैसे मिलेंगे, उसकी हालत चेंज होगी। मैंने तो आज तक, मेरा 34 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कमोडिटीज का, मैं तो उन किसानों को देखता हूं, उनकी तो बनियान फटी हुई होती है, उनके पास पैसे नहीं है, आज भी वो कच्चे घर में रह रहे हैं, आज भी वो अचार प्याज से रोटी खाते हैं। इस वक्त प्याज इतनी महंगी हुई, क्या वो बेचारा प्याज अफोर्ड नहीं कर सकता? तो जो उगाने वाला है उसके हाथों को काटे नहीं, उनको आप उनकी प्राइस दें, वो मार्केट देती है। मार्केट में अगर आप फिक्स कर दोगे तो फिर उनको बेनिफिट नहीं जाता। अपने माहिरीन से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक लेनी है कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।